सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 7 को आगे पढ़ने वाले हैं। भूमिगत जल प्रदूषण। औद्योगिक, नगरीय एवं कृषि अपशिष्टों से युक्त जल के रिसकर भूमिगत जल से मिल जाने से भूमिगत जल संक्रमित हो जाता है। स्वच्छ पानी की कुल मात्रा में भूमिगत जल लगभग 30% होता है। भूमिगत जल 1.5 बिलियन लोगों के लिए जल का प्राथमिक स्रोत है। भूमिगत जल में कमी मानव के लिए कृषि समेत अन्य गतिविधियों के लिए विकट समस्या पैदा करती है। भूमिगत जल का प्रभाव। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से यह नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मीथेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। इससे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है और इस रोग को ग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत व हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपर किरेटोसिस, पेरिफेरल न्यूरिटिस तथा फेफड़े एवं त्वचा का कैंसर हो जाता है। सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाना चाहिए। यद्यपि सरकार ने जल संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 लागू किया था, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारी प्रयास। जल निकायों का संरक्षण। भारत की अधिकतर नदियां इस समय प्रदूषित नालों के समान बन गई। भारत के आधे तालाब, झील प्रदूषण के शिकार हैं तथा इनका जल पीने योग्य नहीं रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का कार्य केंद्र प्रायोजित स्कीमों, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एवं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना के तहत नदियों, झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान। देश की प्रमुख नदियों में से एक तथा स्वयं का निर्मलीकरण करने वाली गंगा आज लगभग अपने अपवाह के आधे भाग में प्रदूषित हो गई है। वर्तमान में 50,000 से अधिक आबादी वाले 100 से अधिक शहरों का सुसंगठित मल अपशिष्ट गंगा में अप्रवाहित किया जाता है तथा हजारों की संख्या में लाशों व जले हुए अवशेषों को इसमें प्रवाहित किया जाता है। गंगा बेसिन में भारत की लगभग 35% जनसंख्या निवास करती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कर 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। GAP 1 सन 1986 से 1993 तक चला था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय NRCP के साथ कर दिया गया। वर्तमान में इसमें 16 राज्यों में फैले 77 शहरों की 34 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया है। NRCP का उद्देश्य क्या है? इसमें प्रदूषित नदियों के किनारे बसे विभिन्न शहरों में प्रदूषण
उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। एनआरसीपी के तहत किए गए प्रदूषण उपशमन कार्यों में खुले नालों से नदियों में आ रहे कचरे को रोकने के लिए मल व्यवस्था प्रणाली बनाना, गंदे जल के शोधन के लिए जल शोधन संयंत्र लगाना, नदी किनारे शौच पर प्रतिबंध, नदी तट एवं स्नान घाटों का सुधार, सहभागिता जागरूकता इत्यादि शामिल है। ये कुछ नदियां हैं। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण उपरांत जल को 5 श्रेणियों में विभक्त किया है। वर्ग ए पीने के लिए उपयुक्त, वर्ग बी में स्नान तैराकी मनोरंजन और वर्ग सी में पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल, वर्ग डी में वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त और वर्ग ई में सिंचाई औद्योगिक शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त। नेक्स्ट है जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना। झीलों एवं नम भूमियों के संरक्षण के लिए पूर्व में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इनका कार्य एनपीसीए के तहत किया जा रहा था। दोहराव से बचने एवं बेहतर समन्वय के लिए इन दोनों योजनाओं को एकीकृत कर एनपीसीए आरंभ की गई। योजनाओं की लागत को केंद्र व राज्य सरकारों में क्रमशः 70:30 के तथा विशेष राज्यों के मामले में 90:10 के अनुपात में बांटा गया। इस योजना का लक्ष्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए झीलों एवं नम भूमियों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार तथा एक सामान्य विनियामक संरचना के माध्यम से जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी में सुधार लाना है। यह योजना झीलों के प्रदूषण में कमी लाएगी एवं नम भूमि संसाधनों के तर्कसंगत इस्तेमाल में सहायता प्रदान करेगी। विश्व में लगभग 15 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त जल पीने को मजबूर हैं। भारत में 10 राज्यों में आर्सेनिक प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। आर्सेनिक की 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जल प्रदूषण एवं रोकथाम अधिनियम 1974। यह अधिनियम जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया। इसके माध्यम से विभिन्न बोर्डों का गठन किया गया जो जल प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करते हैं। अधिनियम द्वारा बोर्डों को कुछ अधिकार एवं कर्तव्य प्रदत्त किए गए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य एवं अधिकार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं और उनके क्या अधिकार हैं। केंद्र सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना। राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण करना। राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण जांच और शोध कार्य में सहायता प्रदान करना। जल प्रदूषण विशेषज्ञों की ट्रेनिंग। जल प्रदूषण संबंधी जानकारी संचार माध्यमों द्वारा जनसाधारण को प्रदान करना। संबंधित तकनीकी व सांख्यिकी सूचना को एकत्रित एकीकृत एवं प्रकाशित करना। नेक्स्ट है सरकार की सहायता से जल प्रदूषकों का मानक तय करना तथा समय समय पर उन्हें पुनरीक्षित करना। जल प्रदूषण रोकने के लिए
राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाना। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य एवं अधिकार। राज्य सरकार के जल प्रदूषण रोकने के कार्य का संचालन। राज्य सरकार को जल प्रदूषण संबंधी सलाह देना और राज्य स्तर पर जल प्रदूषण संबंधी सूचनाएं एकत्रित करना एवं उन्हें प्रकाशित भी करना। जल प्रदूषण रोकने के लिए अनुसंधान कराना। विशेषज्ञों की ट्रेनिंग में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना। सीवेज तथा उत्सर्गों का उपचार की दृष्टि से निरीक्षण करना। जल प्रदूषण के मानक स्थापित एवं पुनरीक्षित करना। जल उपचार के कारगर व सस्ते तरीके निकालना। सीवेज तथा उत्सर्ग के उपयोग प्रयोग ज्ञात करना। सीवेज एवं उत्सर्ग घटाने के उचित तरीके निकालना। उपचार के मानक स्थापित करना। सरकार को उन उद्योगों की जानकारी देना जो हानिकारक उत्सर्ग बाहर छोड़ रहे हो। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग से उत्सर्जित जल का नमूना ले सकते हैं। बोर्ड के सदस्य, अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई विषाक्त नशीला पदार्थ किसी जलधारा में निर्गत करने का अधिकार नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने पर 3 माह की कैद या जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। कंपनियों तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करना। नेक्स्ट है नामीम गंगे कार्यक्रम। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नामीम गंगे नामक फ्लैगशिप कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं प्रदूषण को खत्म करना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ है। कौन कौन से हैं? सीवरेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वनीकरण, जन जागरूकता और नदी सतह की सफाई। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जैव विविधता का विकास, गंगा ग्राम योजना, औद्योगिक प्रवाह निगरानी। नेक्स्ट है समुद्री प्रदूषण। समुद्र पृथ्वी पर विशालतम जलीय निकाय है। पिछले कुछ दशकों से मानवीय क्रियाओं के कारण समुद्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। मानव द्वारा समुद्र में हानिकारक पदार्थों जैसे प्लास्टिक, औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट, तेल एवं रासायनिक पदार्थों के निक्षेपण से समुद्र प्रदूषित हुए हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण नदियों एवं वर्षा जल द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। समुद्र में तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थों का विसर्जन एवं रेडियोएक्टिव अपशिष्टों की डंपिंग से भी समुद्री प्रदूषण में वृद्धि होती है। विषाक्त रसायन एवं भारी धातुएं जो औद्योगिक अपशिष्टों के साथ आकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्री पारिस्थितिकी को नष्ट करती है। वहाँ गहरे सागर एवं सागर तल में खनन से भारी धातुओं का जमाव हो जाता है। इसके कारण उस स्थान पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है एवं सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए स्थायी एवं गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप अम्ल वर्षा होती है। यह अम्ल वर्षा समुद्र में हो तो समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सागरीय जल का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे सागरीय जल की विविधता का ह्रास हो रहा है। जो समुद्र में प्रवेश करने वाले प्रदूषक है उनका डायग्राम है। सीवेज 30%, फॉरेन रन ऑफ ये 20% और वायु प्रदूषण 20%, समुद्री परिवहन 10%, औद्योगिक अपशिष्ट जल ये भी 10% और अब तक
अपतटीय तेल 5%। समुद्री प्रदूषण के प्रभाव। तेल रिसाव सागरीय जीवों के गिल्स एवं पंखों पर आवरण बनाकर उनके श्वसन एवं गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तेल रिसाव के कारण सागरीय जीव प्रवाल के छिद्र बंद हो जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रवाल भित्ति जैविक विविधता से संपन्न होती है, अतः प्रवाल की मृत्यु से वहाँ की जैव विविधता नष्ट होने लगती है। समुद्री प्रदूषकों के अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रदूषकों के कारण सागरीय जल में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सागरीय जीवों की संख्या में कमी आती है। कुछ विशेष औद्योगिक एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक एवं उर्वरक सागरीय जल में पहुंचकर सागरीय जीवों के वसा ऊतकों में संग्रहित होकर उनकी जनन क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं। इससे उनकी संख्या में तीव्रता से कमी आती है। ये प्रदूषक सागरीय जीवों के शरीर में जमा होते जाते हैं। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण इन जीवों के सेवन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वैशेली धातु, प्रदूषित जल, अपशिष्ट तथा उर्वरकों का अप्रवाह नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवाल की तीव्र वृद्धि करती है, जो कि सूर्य के प्रकाश को रोकती है, जिससे उपयोगी समुद्री घास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण। किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज़ को ध्वनि कहा जाता है। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो तथा सुनने वाले के लिए रुचिकर न हो तो उसे शोर कहा जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जैसे उद्योगों का शोर, पत्थरों को काटना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर आदि। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहरों में ध्वनि की उच्चता का स्तर 45 dB निर्धारित किया है। जंतुओं व पर्यावरण पर प्रभाव। तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचती है। तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। इससे उनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं। समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल पर पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण उनके आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ज़ेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगियों से संचार नहीं कर पाता। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पादपों व वनस्पति पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे मनुष्य का श्रवप्राश कहते हैं। श्रवप्राश से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। श्रवप्राश से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग। सुनने की क्षमता में कमी। 70 dB से कम आवाज़ स्तर मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक नहीं है, परंतु 85 dB से अधिक आवाज़ को यदि 8 घंटे तक सुना जाए तो श्रवण क्षमता में कमी हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 dB की आवाज़ मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक होता है।
कार्य क्षमता में कमी। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। एकाग्रता में कमी। तीव्र ध्वनि के कारण एकाग्रता में कमी आती है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति पाचन एवं हृदय संबंधी रोग, मानसिक बीमारी, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रस्त हो जाता है। भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में 75 और ये दिन में है और रात में 70 dB है। वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और रात में 55। आवासीय क्षेत्र में 55, रात में 45 और शांत परिक्षेत्र में 50 और रात में 40। दिन का समय सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक है तथा रात्रि का समय 10 से सुबह 6 बजे तक निश्चित किया गया है। शांत क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों तरफ 100 मीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित है। रियल टाइम कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट नॉइज मॉनिटरिंग ने 9 शहरों दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, बंगलुरु, हैदराबाद के 35 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण को मापने की व्यवस्था की है। ध्वनि स्तर की सीमा का सबसे ज़्यादा उल्लंघन मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली में हुआ है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पृथक अधिनियम का प्रावधान नहीं है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही शामिल किया गया है। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। वायु प्रदूषण में ही इसको शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 में सन 1987 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 पारित किया गया है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। विद्यमान राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषकों को आपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 268 तथा धारा 290 का प्रयोग किया जाता है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि वह त्योहारों और उत्सवों पर गलियों में बजने वाले संगीत की तीव्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। स्रोत पर नियंत्रण, ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव, मशीन का रखरखाव, घरेलू सेक्टर से ध्वनि स्तर में कमी करके धीरे बात करना, स्नेहक का प्रयोग, शोर अवरोधक पदार्थों का प्रयोग। संचार मार्ग पर नियंत्रण, अवरोधक का प्रयोग पौधे लगाकर, पैनलों और बाड़ों का प्रयोग कर छोटी सड़कों पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग। रिसीवर पर नियंत्रण, मफलर, हेलमेट का प्रयोग, ट्रैफिक कर्मियों के कानों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग, शांत क्षेत्र से दूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों का निर्माण।
और उपाय सड़कों के किनारे, अस्पताल, शिक्षा संस्थानों में अधिकाधिक पेड़ लगाना और ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई, लाउड स्पीकर, हॉर्न आदि के गलत प्रयोग पर रोक, नगर नियोजन का उचित प्रबंध और ध्वनि अवशोषक इंसुलेशन एवं वाइब्रेशन डंपिंग, समुद्री ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, जागरूकता व शिक्षा। रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव प्रदूषण को समझने से पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा विकिरण को समझना आवश्यक है। जापान के फुकुशिमा तथा रूस की चेरनोबिल आपदा ने नाभिकीय प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित किया है। विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाली विकिरण रेडियो एक्टिव पदार्थ का मुख्य स्रोत है। विकिरण को दो समूहों में बांटा जा सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसे आयनों में परिवर्तित नहीं होने वाली विकिरण भी कहा जाता है। यह स्पेक्ट्रम की लंबी तरंग दैर्ध्यों पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से निर्मित होती है, जिसकी रेंज पराबैंगनी किरणों से रेडियो तरंगों तक होती है। इन तरंगों में इतनी ऊर्जा होती है कि जिस माध्यम से ये गुजरती है उसके परमाणुओं और अणुओं को उत्तेजित कर देती है, जिससे उनके कंपन की गति बढ़ जाती है, पर इतनी दृढ़ नहीं है कि उन्हें आयनों में बदल सके। माइक्रोवेव ओवन में रेडिएशन से खाद्य पदार्थों में होने वाले जल के परमाणुओं में कंपन की गति तीव्र हो जाती है, जिससे पदार्थ का तापमान बढ़ जाता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, विकिरण जिस माध्यम से गुजरती है उसके परमाणुओं और अणुओं को आयनों में बदल देती है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें आदि इन रेडिएशन में शामिल होती हैं। रेडिएशन कण। अल्फा कण का क्या स्रोत है? यूरेनियम एवं प्लूटोनियम से। और इसके क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है, लगातार व अधिक मात्रा में थोड़ा प्रभाव। बीटा में विखंडन उत्पादों और न्यूट्रॉन प्रेरित तत्वों का क्षय है, इसमें त्वचा को नुकसान होता है। और गामा में विखंडन उत्पादों और न्यूट्रॉन प्रेरित तत्वों का क्षय है, बहुत अधिक नुकसान, बहुत से ऊतकों की समाप्ति होती है। और न्यूट्रॉन में विखंडन एवं संलयन क्रिया होती है, संपूर्ण शरीर को इससे नुकसान होता है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत सोलर, कॉस्मिक, लौकिक। और लौकिक में भी बाहरी और आंतरिक। बाहरी में चट्टान, मिट्टी, और आंतरिक में मिट्टी, बिल्डिंग सामान, प्राकृतिक गैस और बाह्य गैस। और मानव निर्मित द्वारा नैदानिक चिकित्सा परीक्षण, नाभिकीय परीक्षा, नाभिकीय रिएक्टर, टेलीविजन, नाभिकीय हथियार, यूरेनियम खनन। नेक्स्ट है नाभिकीय दुर्घटनाएं। विश्व में 100 से अधिक नाभिकीय दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें से 50 से अधिक तो अमेरिका में घटित हुई है। नाभिकीय पावर उद्योग के इतिहास में मिडिल टाउन के 3 माइल आइलैंड में 1979 में और चेरनोबिल नाभिकीय संयंत्र सोवियत संघ में 1986 में जापान के फुकुशिमा की दुर्घटनाएं महाविनाशक थी। नाभिकीय वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि रिएक्टर के डिजाइन में सुधार किया जाए और अच्छा प्रचालक प्रशिक्षण दिया जाए तो इस प्रकार की घटनाओं से बचा
जा सकता है। रेडियो समस्थानिक व रेडियो सक्रियता। रेडियो समस्थानिक वे रासायनिक तत्व होते हैं जिनके स्वरूप में परिवर्तन से उनके नाभिकों में से स्वतः ही उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं। रेडियो समस्थानिकों को रेडियो न्यूक्लाइड्स भी कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन के इस गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के प्रभाव मानव पर इसके क्या प्रभाव है? विकिरण अन्य प्रदूषकों की अपेक्षा जीवों पर अधिक खतरनाक प्रभाव डालते हैं क्योंकि इनके प्रभाव कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं। कायिक प्रभाव। विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। उच्च तीव्रता के विकिरणी प्रभाव में आने से जीवों की एनीमिया, रक्तस्राव आदि के कारण मृत्यु भी हो जाती है। आनुवंशिक प्रभाव। विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। उद्योग, अनुसंधान एवं औषधि में रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स का प्रयोग करने वाले लोग अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं। ड्रोसेफिया पर किया गया अध्ययन दर्शाता है कि विकिरण के प्रभाव से उत्परिवर्तन दर उच्च हो जाती है। उच्च वर्गीय प्राणी निम्न वर्गीय प्राणियों की अपेक्षा इन विकिरणों से अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पादपों पर प्रभाव। हरे पौधे गामा किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। पौधों की उम्र, उनकी वृद्धि, फल तथा बीज देने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जंतुओं पर प्रभाव। विकिरण के कारण जंतुओं के बाल उड़ना, खाल में जलन, गांठ पड़ना, त्वचा का रंग उड़ना आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। ज़्यादा विकिरण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है तथा मृत्यु का कारण बन सकती है। विकिरण के कारण जंतुओं में भी उत्परिवर्तन होता है। पारितंत्र पर प्रभाव। विकिरण का प्रभाव जलीय पारितंत्र, मृदा आदि पर पड़ता है। इसके बहुत से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। परमाणु बम के भूमिगत, वायुमंडल तथा जलमंडल में परीक्षण पर रोक लगाई जाए। मानव उपयोग वाले यंत्रों को रेडियोधर्मिता से मुक्त करना होगा। नाभिकीय तत्वों के परिवहन में सावधानी। परमाणु अस्त्रों पर रोक एवं निःशस्त्रीकरण की प्रक्रिया। चिकित्सीय व अनुसंधान सामान का वैज्ञानिक तरीके से निपटान। विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण। ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने बताया कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो इसके चारों ओर तरंगों के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रसारित होती हैं। एक्स किरणें, गामा, रेडियो, इंफ्रारेड आदि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रभाव। विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रभाव मानव एवं जंतु दोनों समुदाय पर पड़ता है। इससे अनिद्रा, मानसिक रोग जैसी बीमारियां होती है और साथ ही आँखों, अंडकोश, पाचन तंत्र, पित्ताशय आदि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।